हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा तो पार्ट सेकंड देखने वाले हैं हम लोग। पार्ट सेकंड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो रेमेडियल बुक है उससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिले मुझे, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास, तो इसको ईजिली आप 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से ये आंसर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या नोट्स भी बना करके या बार बार लिख करके भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो साइंस का आपका अगर आप इतना ही पढ़कर जाते हैं तो आप आराम से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, है ना, क्या अंतर होता है पादप कोशिका जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? प्लांट में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। और जंतु कोशिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है ना। तो पादप कोशिका कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। और जंतु कोशिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है ना। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, किंतु जंतु कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है स्टूडेंट? पता है, ये कोशिका है, ठीक है, तो कोशिका के आसपास, कोशिका झिल्ली के भी बाहर क्या होती है? एक भित्ति होती है प्रेजेंट, है ना। तो वो भित्ति क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है ना। ये है, मान लो आसपास कोशिका के बाहर ये भित्ति है, तो ये क्या होगी? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो ये मेन अंतर भी होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ठीक है, अब पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में हरित लवक एब्सेंट होता है। तो हरित लवक क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो हरे पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? हरित लवक होता है, किंतु जंतु कोई हरे हरे थोड़ी ना होते हैं। तो जंतुओं में क्या होता है? हरित लवक एब्सेंट होता है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या? पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं स्टूडेंट। ये जैसे कोशिका है ना, जैसे कि ये कोशिका है, तो यहाँ पर क्या होंगी? बड़ी बड़ी वॉक्यूल्स होंगी या रिक्तिकाएं होंगी। तो क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं और होती भी तो क्या होती? छोटी छोटी होती, किंतु पादप कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं होती भी हैं और क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, है ना। संख्या में कम होती हैं और बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट क्या है? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम स्टूडेंट कोशिका विभाजन के समय बहुत ही सहायक होता है। तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, किंतु पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो आप बिल्कुल ये अंतर याद रखेंगे, चारों अंतर, पांचों अंतर, कि पादप कोशिका कहाँ पाई जाएगी? पादपों में पाई जाएगी, और जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में प्रेजेंट होगी और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी। और हरित लवक ठीक है, तो ये अंतर है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिका में हरित लवक एब्सेंट होता है ना। और नेक्स्ट है, पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट होंगी या तो छोटी होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखे थे हमने कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो आप लोग ये पांचों अंतर बहुत अच्छे से समझ लेंगे और लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं स्टूडेंट? पादपों में होते हैं। किस में होते हैं? पादपों में होते हैं, है ना, पौधों में होते हैं। तो जाइलम क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं, है ना। तो ये कहाँ होते हैं? पौधों में होते हैं। कहाँ होते हैं? तने में होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं? पौधों के जैसे तनों में होते हैं। जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? जाइलम और फ्लोएम होंगे। तो जैसे कि ये जाइलम है ना, और ये क्या है? फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या होते हैं? भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। मतलब कैसे याद रखोगे? भोज्य पदार्थ मतलब फूड, है ना। तो फूड का मतलब फ्लोएम, फूड मतलब फ्लोएम। तो यह भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं, तो वो क्या होंगे? फ्लोएम होंगे। और जल मतलब जाइलम, है ना, जल मतलब जाइलम। तो जाइलम क्या होता है? जल और खनिज लवणों का संवहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जाइलम के द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। मतलब जल कहाँ होता है? नीचे होता है, तो नीचे से ऊपर ही तो जाएगा ना जल। मतलब नीचे से अवशोषित करके जाइलम क्या ले जाएगा? जल को ऊपर की ओर ले जाएगा। किंतु फ्लोएम क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि पत्तियां किस चीज़ का निर्माण करती हैं? भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो फ्लोएम में जो होगा तो वो ऊपर से नीचे की ओर होगा। मतलब पत्तियां भोज्य पदार्थ का निर्माण करेंगी और उसको कहाँ? ऊपर से नीचे की ओर लेकर आएंगी। आई बात समझ में? और क्या होता है? जाइलम एक निर्जीव ऊतक होते हैं, किंतु फ्लोएम क्या होते हैं? सजीव ऊतक होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, जाइलम में जल और खनिज लवणों का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। और जाइलम क्या होते हैं? जाइलम नीचे से ऊपर की ओर होते हैं संवहन, और फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। और जाइलम में क्या होते हैं? निर्जीव ऊतक हैं, और फ्लोएम क्या है? ये एक सजीव ऊतक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? हृदय पेशी के 3 लक्षण
बताइए स्टूडेंट, हृदय पेशी कहाँ होती है? हृदय में होती है ना। और हृदय पेशी मतलब आप समझ लो कि हृदय में क्या है, एक पेशी है जिसको हृदय पेशी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हृदय निरंतर धड़कते रहता है ना, बिना इच्छा के। क्या हमारी इच्छा नहीं है हृदय धड़काने की, तो क्या हम रोक सकते हैं क्या हृदय की धड़कन को? नहीं रोक सकते ना। इसलिए हृदय में क्या होती हैं, पेशियाँ अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, मतलब हमारी इच्छा उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती कि हमारी इच्छा ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो, एक अनैच्छिक है, मतलब हमारी इच्छा की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन प्रसारण करती है। आप लोगों ने देखा है ना, पूरे जीवन में हृदय क्या होता है, बिना रुके लयबद्ध और संकुचित वह प्रसारण करती रहती है, और बहुत ही व्यस्त अंग होता है। व्यस्त अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। और क्या होती है, इसकी कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखा युक्त होती है। इसकी कोशिकाएं ऐसी होती है, बेलनाकार होगी ऐसी होती है इसकी कोशिकाएं, ठीक है। और शाखा युक्त ऐसी होती है, शाखा बनी हुई होती है ना। और क्या होती है, शाखा युक्त होती है, बेलनाकार होती हैं, ठीक है। और केंद्रक होता है इनकी इसमें, है ना। यहाँ जैसे केंद्रक होगा, ये क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। तो याद रखोगे आप लोग कि हृदय पेशियाँ क्या होती है, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, और पूरे जीवन भर लयबद्ध संकुचन व प्रसारण करती है, और ये कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखा युक्त होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूरॉन का स्पष्ट चित्र बनाइए। स्टूडेंट, न्यूरॉन का भी चित्र आता है आप लोगों को, एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा। बहुत ही आसान डायग्राम है, आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बन जाएगा। एक चीज़ तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का डायग्राम आप बार बार बनाकर देखेंगे, और न्यूरॉन का भी, है ना। तो ये 3 डायग्राम आपको बार बार रिपीट करते रहना है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती हैं। और ऊतक ही क्या बनाता है? अंग बनाता है। और अंग ही क्या बनाते हैं? अंगतंत्र बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। और बहुत सारे ऊतक किस चीज़ का निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे। जैसे कि अंग जैसे कौन सा हो गया अपना एक अंग, मान लो कौन सा है, हाथ है ना। हाथ क्या है? एक अंग है, ठीक है। उंगलियां क्या है? एक अंग है। हथेली क्या है? एक अंग है, ठीक है। तो हाथ एक अंग है ना, पैर एक अंग है। तो इन सब में क्या होंगी? वो होंगे क्या? ऊतक, है ना। एक ही प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? अंग है। तो अंग से किससे अंग का निर्माण हो रहा है? ऊतकों से अंग का निर्माण हो रहा है। और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंगतंत्र का निर्माण करेंगे। अंगतंत्र जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये क्या बन गए? अंग तंत्र बन गए, ठीक है। तो ऐसा ही सिस्टम चलते रहता है हमारी बॉडी में, है ना, कि बहुत सारी कोशिका इकट्ठा मिलकर ऊतक का निर्माण कर लिए, और बहुत सारे ऊतक ने किसका निर्माण कर लिया? अंग का निर्माण कर लिए। और बहुत सारे अंगों ने मिलकर अंगतंत्र का निर्माण कर लिए, और पूरा अंगतंत्र मिल गया तो एक शरीर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? दूरी और विस्थापन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है ना। मतलब कि एक जो है कार है, यहाँ से यहाँ तक जा रही, तो ये क्या है? इसकी दूरी हो गई, है ना। और विस्थापन क्या होता है? वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो दूरी और विस्थापन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि ये एक कार है, ठीक है। ये क्या है? एक कार है ना। ये यहाँ पर जाना है इसको, ठीक है। तो ये एक दूरी तय करेगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो क्या है? इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की चली गई क्या है? दूरी है, ठीक है। अब यही कार है ना, यही कार है। अब ये इधर के रास्ते जाएगी, इधर के रास्ते जाएगी, इधर के रास्ते जाएगी, इधर के रास्ते जाएगी, और अंत में यहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? इससे इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। मतलब आरंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को इस अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाए तो ये क्या आएगी? दूरी कहलाएगी। मतलब कि यहाँ से चले गए मार्ग से लेकर अंतिम मार्ग तक जो पहुँचने का क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि आरंभिक और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी की, जैसे शॉर्टकट कहते हैं ना, जैसे शॉर्टकट जा रहे हैं वो चीज़ क्या हो जाती है स्टूडेंट? विस्थापन हो जाती है ना। वो चीज़ क्या हो जाती है? विस्थापन हो जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ली जाए तो ये क्या होगा? विस्थापन होगा, और ये ली जाए तो क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूरी मान सदैव धनात्मक होता है ना। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जा रही तो बिल्कुल प्लस में ही जाएगी ना, बढ़ते ही जाएगी। लेकिन जो विस्थापन होता है वो ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाना है इसको, ठीक है। तो ये इधर से भी शॉर्टकट लेकर जा सकता है, कहीं से भी शॉर्टकट लेकर जा सकता है ना। तो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है ना, या क्या होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है।
और दूरी का विस्थापन के दूरी क्या होती है, विस्थापन के बराबर या अधिक ही होती है। या तो विस्थापन के बराबर होगी या उससे अधिक होगी, लेकिन कम नहीं होती है ना। लेकिन विस्थापन क्या होता है, दूरी से कम या बराबर होता है। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, शॉर्टकट ले रही, तो दूरी से कम भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, लेकिन दूरी क्या होगी, विस्थापन से हमेशा बराबर होगी या फिर अधिक ही होगी दूरी, क्योंकि वो लॉन्ग लेकर जा रही है ना, मतलब वहाँ से स्टार्ट करी तो वहाँ अंतिम बिंदु तक चल के जा रही, तो क्या है, दूरी है, तो विस्थापन से बराबर होगी या अधिक होगी। किंतु विस्थापन क्या होगा, दूरी से कम होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते। आप लोगों ने देखा होगा, कभी बस में जाते रहे होंगे तो ठीक है, तो बस जब चलती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत रफ्तार में वो चल रही है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि वो रुक जाती है, ब्रेक दे देता है ड्राइवर, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं ना। तो वो क्यों होता है देखते हैं हम लोग। गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में बना रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या होता है ना कि जब हम लोग गति करते हैं बस के साथ, सब सारी चीज़ें गति करती है ना हमारे साथ। क्या 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 गति करती है, सीट भी गति करती है, हर चीज़ गति कर रही है, क्योंकि सीट वहीं थोड़ी ना, वो भी बस के साथ गति कर रही है, मतलब सारी चीज़ गति कर रही है बस के साथ अंदर की। तो क्या होता है कि जो सब चीज़ तो, लेकिन अगर ब्रेक मार दिया जाता तो क्या हो जाती है, सीट विराम अवस्था में आ जाती है, किंतु हमारा शरीर क्या है, गति ही अवस्था में रहता है। हमारा शरीर क्या होता है, गति ही अवस्था में रहता है, इसलिए हमको क्या होता है, आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम थे, है ना। तो प्रथम नियम क्या था न्यूटन का, कि प्रत्येक वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर क्या लगाया जाए, बाहरी बल न लगाया जाए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर वो गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी। जैसे यदि बस जा रही गतिशील है तो वो चलते ही रहेगी जब तक उसमें ब्रेक ना लगाया जाए, है ना। अगर कोई बस मतलब खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी जब तक उसको स्टार्ट ना किया जाए। तो वही चीज़ है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तु को आपसी टक्कर में इसका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेग का योग नियत रहता है। ठीक है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के कुल संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है ना, जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं को आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए व सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व में समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो हम लोग क्या सोचते थे कि गुरुत्वाकर्षण धरती पर कोई एक बल है जो हमें अपनी ओर खींचता है, तो एक वो भी चीज़ है। और गुरुत्वाकर्षण वो एक जो बल होता है स्टूडेंट, उसको अपकेंद्रण बल कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण बल कहते हैं, है ना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो पिंडों के बीच में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, है ना, जिसमें द्रव्यमान प्रेजेंट होता है, मतलब कि भार उपस्थित होता है। जैसे किसी भी दो चीज़ के बीच में लग रहा है, जैसे दरवाजा है या इंसान है, दोनों में क्या है, भार है। दरवाजे में भी भार है और मतलब इंसानों में भी भार है ना, तो वो उन दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक दूसरे से अलग जाने नहीं देता, है ना। तो वो बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, क्योंकि ये द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह विश्व समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो पिंडों के द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में लगता है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बराबर Gm/r² का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर। ठीक है, तो द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, किंतु किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो, है ना। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, मतलब जितना पदार्थ उसके अंदर प्रेजेंट है उस वस्तु के अंदर, तो वो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है चाहे वस्तु विश्व में कहीं भी हो, है ना। अगर उस वस्तु को आपने विश्व में कहीं भी रख दिया है तो वो वस्तु क्या होगी,
उसका द्रव्यमान स्थिर ही रहेगा, चाहे आप वो विश्व में कहीं भी रख दो, चाहे आप अंतरिक्ष में क्यों ना रख दो या कहीं भी रख दो, ठीक है। तो वो होता है द्रव्यमान। किंतु भार में अंतर हो जाता है स्टूडेंट, है ना। अगर आप पानी में रख दोगे अगर किसी वस्तु को तो उसका भार परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है भार। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के समान होता है, गुणनफल के बराबर होता है या समान होता है। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg। इसका मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अलग अलग स्थानों पर इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि द्रव्यमान आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान ही जिस वस्तु का है तो वो वही रहेगा, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। किंतु भार क्या होता है कि अगर आप अलग अलग स्थानों में जाए, जैसे पानी में अगर डालेंगे किसी वस्तु को तो उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अगर उसको किसी जैसे वायु वाले स्थान पर ले जाएं तो उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। तो भार में परिवर्तन होता है किंतु द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। क्या होता है, बैटरी है मान लो, ठीक है। ये क्या है, एक बैटरी बना दिया हमने, अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बैटरी बना दिया हमने, है ना। ये क्या है, एक बैटरी है ना। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहाँ पर क्या है, एक जैसे HCl भरा है ना, अम्ल भरा हुआ है, HCl भरा है समझ लो, है ना। HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, या सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, ठीक है। तो कोई भी अम्ल भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा भरी हुई है। मतलब अम्ल मतलब क्या है, एक रसायन है, तो उसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है ना, जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी की विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा शेष भाग उसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि घर में हम बल्ब जलाते हैं, है ना। बल्ब जलाते हैं तो बल्ब को किसी तार से जोड़ते हैं, ठीक है, किसी बोर्ड से जोड़ते हैं। तो बोर्ड समझ लो एक बैटरी है ना। क्या है, एक बैटरी है। बैटरी ले लो आप, एक बैटरी भी देखा होगा आपने, है ना, टॉर्च वॉर्च में देखा होगा बैटरी। तो बैटरी से जब हम लोग किसी बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब गर्म हो जाता है थोड़े समय के पश्चात, है ना। बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, साथ साथ बल्ब जलने भी लगता है। मतलब उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, मतलब गर्म भी हो रहा है, विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा मतलब जल रहा है वो, है ना। विद्युत ऊर्जा मतलब उसमें करंट भी फ्लो हो गया है। तो एक रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में तथा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है ना। तो जैसे ही हम लोग बैटरी से बल्ब जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा क्या में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा तथा उसमें ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है ना। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि क्या होती है स्टूडेंट, जब कान में प्रति सेकंड में सुनने वाली जो ऊर्जा होती है वो, है ना। जैसे हम लोग कान में कुछ आवाज़ें आती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो ध्वनि क्या होती है, कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को ही प्रबलता कहते हैं, है ना। मतलब एक सेकंड में अगर जितनी ध्वनि ऊर्जा हमारे कान में पहुंच रही तो उसको क्या बोलते हैं, हम मापन को प्रबलता कहते हैं, ध्वनि प्रबलता, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब ध्वनि की प्रबलता का मात्रा क्या होता है, डेसिबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि को हमेशा किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, ठीक है। तो चमगादड़ क्या होता है, गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है ना। मतलब एक ध्वनि उत्पन्न करती है चमगादड़ अपने भोजन को खोजने के लिए। ये पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों को परावर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचती। मतलब चमगादड़ ने क्या निकाला, बहुत सारी आवाज़ें निकाला, पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित किया अपने मुंह से, ठीक है। अब ये पराध्वनि क्या होगी, किसी भी जो उसका भोजन है उससे टकरा करके वापस उसके कान तक पहुंचेगी, परावर्तित होकर क्या होगी, वापस उसके कान तक पहुंचेगी। तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा भोजन यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे परावर्तन का नियम देखे ना हम लोगों ने, ठीक है, परावर्तन के अपवर्तन के नियम, उसी प्रकार परावर्तित ध्वनियाँ होती, पराध्वनि, है ना। मतलब कि वो जैसे ही उसके मतलब चमगादड़ से निकलेंगी और वो उसके भोजन तक जाकर के उससे टकरा कर वापस उसके कानों तक आएंगी तो उसको चमगादड़ को पता चल जाएगा कि मेरा भोजन यहाँ पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखते हैं हम लोग, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। जैसे हमेशा स्टूडेंट ध्वनि में जो जैसे हम लोग लाउड स्पीकर वगैरह हॉर्न वगैरह देते हैं ना, तो उसमें ही क्या होती हैं, परावर्तन होता है उसमें, ठीक है। तो मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशा में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं, है ना। मतलब कि क्या होते हैं कि एक साथ फैलाए बिना क्या होते हैं, एक ही दिशा में। क्यों हमको लाउड स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ आती है, क्यों हमको सिर्फ मतलब अगर हमने माइक्रोफोन अगर हेडफोन लगाए तो हमको सिर्फ हेडफोन से ही आवाज़ आती है।
तो शहनाई की आवाज़ ज़्यादा क्यों आती है, हॉर्न की आवाज़ ही ज़्यादा क्यों आती है? तो ये क्या करते हैं, सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं ध्वनि को। अगर सभी दिशाओं में फैलाएंगे तो उसकी आवाज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लाउड स्पीकर नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये क्या काम करते हैं, पूरी संपीड़ित करके, है ना, ध्वनि को पूरी संपीड़ित करके एक ही जगह से वो लोग प्रेषित करते हैं, मतलब एक ही दिशा में भेजते हैं। तो क्या हो जाता है, उसका आवाज़ हमको ज़्यादा आने लगता है ना। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है ना। मतलब कि आप देखोगे जैसे कि अब पानी है ना, अगर आप छोटे से पाइप से अगर पानी को अगर वो करेंगे, फ्लो करेंगे तो फोर्सफुली आएगा। अगर उसी पाइप को आप चौड़ा कर दोगे तो पानी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा ना। अगर उतना ही पानी को हमको लेना है, अगर हमने थोड़े सकरे पाइप से अगर उस पानी को गुजारा है, जैसे कि मान लो मैं आपको बताती हूँ, ये एक सकरा पाइप है और ये एक चौड़ा पाइप है, ठीक है। तो अगर हम पानी का फ्लो यहाँ से कम आता जाएगा, अगर चौड़ा पाइप है तो, अगर सकरा पाइप है तो उतना ही पानी को गुजारेंगे तो उसका फ्लो ज़्यादा होगा, है ना। मतलब कि वो ज़्यादा गति से आएगा, मतलब फोर्सफुली आएगा। वैसे ध्वनि में भी होता है, अगर आप ध्वनि को अगर आप चारों दिशाओं में फैलाओगे तो उसकी आवाज़ वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन ध्वनि को क्या होता है, एक सकरे माध्यम से गुजारोगे, जैसे कि सकरा माध्यम है तो इससे गुजारोगे ध्वनि को, तो एक हमको ज़्यादा आयाम से ध्वनि की प्रबलता से हमको ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो वहीं पर क्या होता है, परावर्तन का नियम लागू होता है, ठीक है। तो हृदय की धड़कन को हम स्टेथोस्कोप से ही क्यों सुन सकते हैं, क्योंकि हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है, इसलिए सुनते हैं। मतलब हृदय की ध्वनि को क्या करती है, वो स्टेथोस्कोप रबर की नली से बार बार परावर्तित करती है और डॉक्टर को पहुँचाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। स्टूडेंट, अनुरणन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा देखने मिलता है। तो किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत या फर्श को बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व, ध्वनि का बने रहना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा किसी बड़े हॉल में आवाज़ गूंजते रहती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गूंजते रहती है, ये छत पे देखा होगा, छत पे, है ना, बार बार हम अगर उसमें कोई आवाज़ करेंगे तो बार बार हमको रिपीट करके सुनाई देता है ना। तो वही क्या है, अनुरणन क्या है ना। अनुरणन को कम करने के लिए किसी हाल की दीवारों या छत आदि पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ या पर्दे लगा दिए जाते हैं ना। आजकल ऐसा होने लगा है कि हम ध्वनि रोधक पदार्थ लगा देते हैं जिससे कि वो साउंड हमको मतलब कम सुनाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो जैविक कारक क्या होंगे, जीवित वाले होंगे, जैसे कीट पतंग है, सूक्ष्म जीव है, निमेटोड्स है। अजैविक कारक क्या होंगे, गर्मी, सर्दी, हिमपात, ये क्या होंगे, अजैविक कारक। जैविक मतलब जिसमें जीवन है, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। क्या गर्मी में जीवन है, क्या सर्दी में जीवन है, क्या नहीं है ना। तो ये क्या है, अजैविक कारक है। अब फसल को किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, जैसे कीट पतंग है, कॉकरोच है ना, बहुत सारे कीट पतंग हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो ये क्या है, हमारी फसलों को खाते हैं, नुकसान करते हैं ना। तो ये क्या है, जैविक कारक। अजैविक कारक जैसे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, धूप निकलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगी, धान की फसल जैसे कोई भी फसल है तो सूखने लगेगी, है ना, पानी की कमी हो जाएगी, तापमान अधिक होगा तो, और बहुत अधिक सर्दी तो पाला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, खराब करती हैं फसलों को, बुरा असर डालती है ना, जिससे फसल उत्पादन कम हो जाता है। तो आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसको, और भी आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक सर्दी पड़ना, बहुत अधिक अगर बर्फबारी हो रही है तो वो चीज़ है फसल को बर्बाद करेगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने इसमें, जैविक कारक और अजैविक कारक में आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज, दाल और फल सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अनाज, दाल और फल सब्जियों से हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनाज से हमें प्रमुखतः कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखना, अनाज से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और फल और सब्जियों से तो हमें फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, वो सभी चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट के देखते हैं हम लोग, पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो पौधे हमारा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे अपने पोषक तत्वों को मिट्टी, जल, वायु से प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों के कुल 16 पोषक तत्व क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन हवा से प्राप्त होते हैं, और हाइड्रोजन पानी से, और शेष 13 पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जैसे पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ, जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये तना है उसका, और ये क्या है, जड़ है, ठीक है। मेरा पौधा अच्छा नहीं बना था, ये क्या है, हमारा एक पेड़ है या पौधा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसकी जड़ है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, पौधे मिट्टी है ना, यहाँ पर क्या जड़ है, जहाँ वहाँ मिट्टी है, तो मिट्टी, जल और वायु से प्राप्त करते हैं। और पौधे क्या लेते हैं स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। मतलब कि जल और वायु से प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जल है
कहाँ मिट्टी में क्या होता है, जल है, तो जल से क्या ग्रहण करेंगे, क्योंकि जल में क्या है, हाइड्रोजन है ना, जल में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे, जल से लेंगे, और ऑक्सीजन भी कहाँ से लेंगे, जल से लेंगे, है ना। तो क्योंकि नीचे से मिल रहा है हमको जल, तो जल से क्या लेंगे, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। और वायु से क्या लेंगे, वो कार्बन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं ना, तो वायु से क्या लेंगे, वो कार्बन लेंगे, और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रहण करते हैं जल, है ना। तो अपना पोषण कैसे प्राप्त कर रहे हैं कि वो वायु से ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, और जल से क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं। जल कहाँ होता है, जड़ों में होता है, ठीक है, ये धरती पे होता है जहाँ पर पेड़ उगते हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या ले लिए उन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिए, और वायुमंडल से क्या ले लिए उनने, कार्बन ले लिए, ठीक है। इस टाइप से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। बाकी के जो 13 पोषक तत्व, 3 तो मिल गए उनको, जो कहाँ कहाँ से मिले हमने देख लिया, क्योंकि पौधों को कितने पोषक तत्व की जरूरत होती है, 16 पोषक तत्वों की। तो बाकी के कहाँ से मिलते हैं उनको, जैसे मैग्नीज है या कोई भी पोषक तत्व हो, तो पौधों को कहाँ से मिलते हैं, जड़ों से मिलते हैं या मिट्टी से मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी से ग्रहण करते हैं पौधे, ठीक है, खनिज तत्व। अब हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। हरी खाद मतलब हरी खाद क्या होती है, हरी खाद फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधे जैसे बरसिम, वैचा, पटसन या ढेचा, ग्वार आदि उगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब धान कट जाती है, ठीक है, जब गेहूं कट जाता है या धान कट जाती है, तो गर्मियों में लगाते हैं क्या, हरी खाद लगाते हैं। हरी खाद जैसे बरसिम लगाते हैं ना, या ढेचा लगाते हैं, सनई लगाते हैं, सन भी लगाते हैं। सन भी क्या होती है, हरी खाद होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी कभी खेतों में लगाया होगा, आपके पापा ने या जो खेती करते होंगे तो उन्होंने लगाए होंगे, ठीक है। तो सनई है ना, सनई है, ढेचा, ये क्या है, ये क्या करते हैं, इनको उगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, खेतों में इनके बीज डाल देते हैं और उगा देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब ये उग जाते हैं तो कुछ समय के बाद इस पे हर या पाटा चला देते हैं। वैसे ही हरा का हरा इनको जोत दिया जाता है खेत में, है ना, जुताई कर दिया जाता है ना, और मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो जितने भी पोषक तत्व रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या बन जाते हैं, हरी खाद में बदल जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस में सहायक हो जाते हैं, समृद्ध बन जाते हैं, ठीक है, पौधे। तो आप लोगों को समझ में आ गया हरी खाद क्या होती है। जैसे सनई है, ढेचा है, बरसिंग है, पटसन है, ग्वार है, इनको क्या करते हैं, उगा देते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं, कुछ समय के बाद इसमें पाटा चला देते हैं, है ना, या हल चला देते हैं और वहाँ पर जुताई कर देते हैं, और ये सारे जो हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के पश्चात इससे बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए, ठीक है। तो खाद क्या होता है, खाद और उर्वरक, है ना। तो खाद जैव अपशिष्टों से बनाई जाती है। खाद क्या, जैसे गोबर है ना, गोबर खाद है, तो क्या है, जैव अपशिष्टों से बनाई जा रही है ना, और इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा गोबर की खाद डालेंगे जब जाके वो मतलब अच्छा उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है, 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा की जरूरत होगी, ठीक है। यह भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, किंतु ये ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, और लंबे समय तक ये उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है और बढ़ा के रखती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और ये किससे मिलती है, सिर्फ जैव अपशिष्टों से मिलती है। और ये क्या होती है, मृदा को ह्यूमस भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। और उर्वरक के गुण क्या होते हैं, उर्वरक किससे बनाई जाती है, रसायनों से, जैसे कि यूरिया, डीएपी आप लोग देते हैं ना, तो वो क्या है, उर्वरक है। और खाद के जैसे गोबर की खाद है, जैसे घरों में जो खाद बनाई जाती है, जैसे केचुआ खाद है, तो ये क्या है, खाद है। और उर्वरक क्या है, जैसे यूरिया, डीएपी, ये क्या है, उर्वरक है। अब इतना पता चल गया आप लोगों को, तो आप अपने अच्छे से लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे उर्वरक है ना, उर्वरक किससे मिल रहा है, रसायनों से मिल रहा है ना, यूरिया, डीएपी किससे बनाए जाते हैं, रसायनों से बनाए जाते हैं। और ये अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है इनकी, है ना, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में डालते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिए तो ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि यह भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं, है ना। ये स्टूडेंट कुछ समय तक तो ठीक रहता है, कुछ समय तक अच्छे से फसल देंगे, अच्छे से उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन एक समय के बाद क्या करते हैं कि उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और मृदा को ह्यूमस भी उपलब्ध नहीं कराते। तो ज़्यादा अच्छे कौन से होते हैं, खाद होते हैं, है ना। तो अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या उपयोग करना चाहिए, खाद उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो खाद भले ज़्यादा लगते हैं लेकिन उसके उपयोग बहुत सारे हैं, उसके लाभ भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखिए। मिश्रित खेती स्टूडेंट, खेती की वह प्रणाली जिसमें फार्म पर खेती के साथ साथ कोई अन्य कृषि आधारित व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि अपनाए जाते हैं, तो मिश्रित खेती की जाती है ना। सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो मिश्रित खेती की जाती है। एक मिश्रित फसल भी होती है, ठीक है। मिश्रित फसल पूछता है तो अगर आप एक साथ 2 फसल को उगा रहे हैं या 2 से अधिक फसल को उगा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित फसल बोलेंगे। जैसे आपने चना के साथ राई भी बो दिया, या गेहूं के साथ राई भी बो दिया, सरसों बो दिया, तो वो क्या होगी, एक मिश्रित फसल होगी। किंतु मिश्रित खेती क्या होगी, अगर आपने धान उगा रहे हैं, धान के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रित खेती हो जाएगा। मतलब कि आप पशुपालन भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मिश्रित
खेती होगा। अब बहुत सारे लाभ होते हैं। हमेशा अगर आप एक ही खेती कर रहे हैं तो ये आपको मतलब उतना प्रॉफिट नहीं देगी। अगर आप मिश्रित खेती करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा मिश्रित खेती ही अपनाना चाहिए, ठीक है। तो मिश्रित खेती के लाभ कौन कौन से? किसान को सामान्य से अधिक आय प्राप्त होती बिल्कुल होगी। आप पशुपालन से भी आप दूध उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और उसका गोबर का खाद आप अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, तो आपको आय भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। मजदूरों को वर्ष भर मजदूरी मिलती रहेगी, है ना। तो पशुपालन में अलग से मजदूर उपयोग होंगे और खेतों में अलग से मजदूर होंगे, ठीक है। तो दो जगह मजदूर, तो मजदूरों की वर्ष भर मजदूरी मिलती रहेगी, ठीक है। पशुओं को वर्ष भर चारा उपलब्ध रहेगा। आपकी खेती से जो भी चारा मिलेगा तो पशुओं को साल भर चारा उपलब्ध रहेगा। और अपशिष्ट से खाद भी तैयार होते रहेगी। एक व्यवसाय से अपशिष्ट दूसरे व्यवसाय में संसाधन के रूप में प्रयुक्त होगा। इससे पदार्थों का पुनर्चक्रण भी होगा, ठीक है। भूमि में वर्ष भर उपयोग होता रहेगा। भूमि का भी वर्ष भर उपयोग रहेगा, पशुपालन में रहेगा तो क्या रहेगा? आप पशुपालन पशुओं को रखोगे तो वो भी वर्ष भर आपका उपयोग होता रहेगा और भूमि भी क्या आपकी खाली नहीं रहेगी, है ना, मतलब बड़ी जमीन नहीं रहेगी, ठीक है। किसान हमेशा कृषि कार्य में व्यस्त रहेगा, ठीक है। और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिश्रित खेती हमेशा अपनानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फसल चक्र क्या है। फसल चक्र के प्रमुख सिद्धांत और इसका महत्व लिखिए, ठीक है। तो फसल चक्र क्या होती है स्टूडेंट? फसल चक्र किसी खेत में विभिन्न फसलों को योजना अनुसार क्रम में अदल बदल कर बोना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट भी नहीं होती और फसल चक्र कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है, जैसे हमारे यहाँ प्रायतः क्या होता है, सिवनी जिले में या बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा क्या होता है? धान की फसल होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो धान के बाद क्या लगाते हैं? ज़्यादातर लोग गेहूँ लगाते हैं, है ना। और गेहूँ के बाद क्या लगाते हैं? मूंग उड़द लगाते हैं। तो ये क्या है? फसल चक्र है ना। तो ये क्या है? क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं फसल चक्र को। मतलब एक के बाद एक फसल को क्रम अनुसार लगाते हैं, है ना। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट नहीं होती और क्या हो जाता है? भूमि को के लिए अच्छा होता है, उर्वरा शक्ति बनाए रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? फसल चक्र होता है। मतलब एक के बाद दूसरी फसल को क्रमानुसार लगाना क्या कहलाता है स्टूडेंट? फसल चक्र कहलाता है। मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के जो बुक थी आपकी रेमेडियल बुक, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दी हूँ। आप अगर अच्छे से इनको रीड करते हैं, पढ़ के जाते हैं, अगर डायग्राम जितने 2-3 डायग्राम मैंने बताया उनको आप अच्छे से, एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है हमेशा, ठीक है। तो वो भी आप लोग अच्छे से बनाकर देखेंगे। जंतु कोशिका, पादप कोशिका का चित्र अच्छे से बनाकर देखेंगे। न्यूरॉन का डायग्राम अच्छे से बनाकर देखेंगे। जो भी डायग्राम है बार बार उनको रिपीट करेंगे। और इन क्वेश्चन को बार बार अगर आप रिपीट करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से इन्हीं से क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आप प्लीज़ अच्छे से आपकी पढ़ाई पर फोकस करें ताकि आप अच्छे से परसेंट ला पाएँ, ठीक है। धन्यवाद। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।